हेलो दोस्तों। आज फिर राजेश मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि चलो तुम्हारी भाभी ने बिरयानी बनाई है। लेकिन मैंने राजेश को मना कर दिया क्योंकि मुझे राजेश के घर बार बार जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसकी बीवी मुझसे पर्दा करती थी। मुझे लगता कि जैसे मेरी मौजूदगी में कंफर्टेबल फील नहीं करती है। लेकिन पता नहीं राजेश को यह सब कुछ नजर क्यों नहीं आता था। वह हफ्ते में 2 बार मुझे खाने पर ले ही जाता था। मेरे मना करने पर राजेश कहने लगा, क्यों यार, आखिर कोई वजह तो होगी। तुम क्यों नहीं जाना चाहते? तुम जरूर भाभी की वजह से जाना नहीं चाहते। तुम्हें भाभी से मिलने की जल्दी होगी ना। इसलिए मैंने सोचा, यह तो मेरी जान छोड़ने वाला नहीं, इसलिए मुझे कोई और बहाना बनाना चाहिए। मैं और राजेश एक ही ऑफिस में काम करते थे। बहुत ही अच्छी दोस्ती थी हमारी। मेरी शादी के बाद सिर्फ एक ही बार राजेश हमारे घर आया था। उसके बाद राजेश कभी हमारे घर नहीं आया था। राजेश की बात सुनकर मैंने सरनामे हिला दिया और कहा, नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। असल में मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हीं को हॉस्पिटल लेकर जाना है, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मेरी बात सुनकर राजेश मुझसे सहमत हो गया। कहने लगा, हाँ यार, ये बात मैं तुम्हारी मानता हूँ। ये काम तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। चलो कोई बात नहीं, तुम अंकल को लेकर हॉस्पिटल जाओ, मेरे साथ फिर कभी चलना। राजेश को टालकर मैं अपने घर वापस आया तो मैं यह देखकर दंग रह गया कि घर पर मेरी पत्नी सुनीता मौजूद नहीं थी। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन जब भी मैं ऑफिस से घर आता तो सुनीता मुझे घर पर ही मिलती थी। मैंने बाहर आकर चौकीदार से पूछा कि मैं मेम साहब कहाँ गई हैं, तो कहने लगा कि साहब जी, मैडम जी अपने रूटीन के मुताबिक ही गई हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी। चौकीदार की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। इसका मतलब सुनीता मेरे ऑफिस जाने के बाद रोज कहीं बाहर जाती है, लेकिन कहाँ? मैं यह बात समझ नहीं पा रहा था। मैंने चौकीदार से फिर पूछा, तुम्हें पता है कि मेम साहब कहाँ जाती हैं? चौक सुनकर मैंने कहा कि पापा ने डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया, तो मैं उन्हें लेकर नहीं गया, घर वापस आ गया। मेरी बात सुनकर राजेश कहने लगा, क्या यार, तुम भी कमाल करते हो। तुम तो कह रहे थे कि कल ही चेकअप कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। राजेश के कहने के अंदाज में हल्का हल्का गुस्सा था। उसकी बातें सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। थोड़ा गुस्से से कहा, तो पापा ने जाने से मना कर दिया, तो क्या पापा को कंधों पर उठाकर ले जाता? इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सुनीता अंदर आई। वह बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। मुझे देखकर बोली, सॉरी, मैं तुम्हें घर पर नहीं मिली। तुम्हें भूख तो नहीं लगी, खाना लगाऊं? मैंने सुनीता से पूछा, तुम कहाँ गई थी? तो वह कहने लगी कि पड़ोसन के घर गई थी, उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है। मैंने महसूस किया कि जैसे सुनीता मुझसे नजरें चुरा रही है। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि सुनीता मुझसे नजरें चुराकर बात करें, लेकिन मैंने फिर इस बात को नजरअंदाज कर दिया। सुनीता ने मेरे लिए खाने का इंतजाम किया। हम लोग खाना खाने बैठे कि तभी सुनीता ने मुझसे पूछा, अमित, तुम पापा को हॉस्पिटल लेकर जाने वाले थे ना? क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? सुनीता की बात सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि पापा को हॉस्पिटल ले जाने का कोई इरादा ही नहीं था, ना ही कोई डेट फिक्स थी। यह बात तो मैंने राजेश से बचने के लिए ऑफिस में बैठे बैठे बना ली थी। फिर यह बात सुनीता को कैसे पता चली? मैंने सुनीता से कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मैं पापा को हॉस्पिटल लेकर जाने वाला था? मैंने तो तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मेरी बात सुनकर सुनीता हड़बड़ा गई। फिर हकला हुए बोली कि मैंने तुम्हारे ऑफिस में फोन किया था, वहीं से पता चला कि तुम अपने पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाने वाले हो। इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें आने में देर हो जाएगी, इसीलिए मैं अपनी पड़ोसन के पास चली गई थी। सुनीता की बात सुनकर मैं चुप हो गया, लेकिन आज मुझे सुनीता का अंदाज थोड़ा बदला बदला लग रहा था। खाने के बाद सुनीता मेरे पास नहीं बैठी। वह जल्दी उठकर चली गई और किचन का काम समेटने लगी। मैंने भी ऑफिस का थोड़ा सा काम किया।
लेकिन काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। रात को जब मैं सोने के लिए लेटा तो मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मेरा दिल बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। चौकीदार की बातें रह रहकर मुझे याद आ रही थी। क्या फिर मेरी पत्नी मेरे बाद कहाँ जाती है, किससे मिलने जाती है? आखिर में मैं फिर इसी नतीजे पर पहुंचा कि हो सकता है मेरी पत्नी सुनीता पड़ोसन के पास ही जाती हो, क्योंकि मैं अपनी पत्नी पर शक करना नहीं चाहता था, क्योंकि हमारी शादी को सिर्फ 2 ही साल हुए थे। सुनीता और हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे। हमारी दोस्ती बचपन से थी, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और एक दूसरे से मोहब्बत भी बहुत करते थे। बचपन से लेकर अब तक उसने मेरे साथ वफा निभाई थी। मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी कि मेरे बगैर सांस भी नहीं ले सकती थी। यह सोचकर मैंने अपने दिल को समझाया और सो गया। सुबह उठा, तैयार होकर ऑफिस गया तो राजेश ने मुझे आड़े हाथों लिया। नाराजी दिखाते हुए कहने लगा, बहाना करके कल मुझसे पीछा छुड़ाकर भाग गए। पता है, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाई थी। जब तुम नहीं आए तो तुम्हारी भाभी मुझे बातें सुनाने लगी। कहने लगी कि बेकार में मुझे परेशान करते हो, इतनी मेहनत करवाते हो, तुम्हारा दोस्त तो आया ही नहीं। मैंने कहा, यार, राजेश भाभी मुझसे पर्दा करती हैं, इसलिए मैं नहीं आया। जब मैं घर पर होता हूं तो उन्हें अपना चेहरा छुपाकर रखना पड़ता है। उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती होगी, इसलिए मैं उन्हें परेशान करना नहीं चाहता था। मेरी बात सुनकर राजेश बोला, अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी पत्नी सिर्फ तुमसे ही नहीं, जब मेरा भाई आता है उससे भी पर्दा करती है। तो क्या अपने भाई को घर बुलाना बंद कर दूं? मैंने कहा, नहीं यार, वह तुम्हारा भाई है, उसे घर पर बुलाना क्यों बंद कर दोगे? लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े हो। मेरी बात सुनकर राजेश हंसने लगा। कहने लगा, अरे नहीं, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है लगता है सुनीता। भाभी को मेहमानों का आना पसंद नहीं, इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो। मेरी पत्नी तो कहती है कि राजेश हमारे घर में जितना मेहमान आए अच्छा ही है, क्योंकि मेहमान भगवान का रूप होते हैं। जब भी मेरे घर में मेहमान आते हैं तो मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाती है और पूरे दिल से उनका स्वागत करती है। मैंने कहा, यार, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। चलो, अगली बार जब भी दावत दोगे तो जरूर चलूंगा। मैंने सोचा था इस बार मैं दावत पर नहीं गया था, बहाना बना दिया था, तो हो सकता है अगली बार उसकी पत्नी मुझे खुद ही ना आने दे, राजेश को मना कर दे। लेकिन मैं तो हैरान रह गया जब 2 दिन बाद राजेश ने मुझसे कहा कि चलो, तुम्हारी भाभी ने आज शाही पनीर बनाया है और तुम्हारी दावत है। मैं सुनकर हैरान रह गया। मैं सोचने लगा कि राजेश की पत्नी को कैसे पता हो जाता है, मेरी पसंद की डिश क्या है उसे कैसे पता चल जाता है। मेरा मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैं मना करके राजेश का दिल तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए मन मारकर उसके साथ चलने को तैयार हो गया। मैं राजेश के घर पहुंच गया। राजेश ने मुझे सोफे पर बैठने को कहा। सोफे पर बैठे बैठे मेरी निगाह राजेश की पत्नी पर पड़ी तो मुझे लगा जैसे वह बहुत ज्यादा घबराई हुई है। हालांकि उसने अपने चेहरे को पूरी तरह ढक रखा था, लेकिन फिर भी उसकी हरकतों से लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा नर्वस है। मैं जब भी राजेश के घर जाता अपनी नजरें नीचे रखता था, लेकिन कभी कभी जब राजेश की पत्नी बर्तन वगैरह रखने आती या कोई सामान देने आती तो उसकी हरकतों से मुझे लगता था कि वह मेरी मौजूदगी में कंफर्टेबल नहीं है। फिर थोड़ी देर में राजेश ने कहा कि खाना लग गया है, आओ खाना खा लो। हम टेबल पर खाना खाने बैठ गए। मुझे अभी साफ साफ लग रहा था कि राजेश की पत्नी के हाथ कांप रहे हैं। जब भी वह कोई चीज रखती तो हाथों की आहट से मुझे महसूस हो जाती थी। हमने खाना शुरू कर दिया। अचानक खाना खाते खाते मुझे ध्यान आया कि सुनीता घर पर परेशान हो रही होगी। मैंने जब फोन निकाला और राजेश से बोला, मैं तेरी भाभी को फोन कर देता हूं, वह परेशान हो रही होगी, उसे बता दूं कि मुझे आने में देर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर राजेश को एकदम से खांसी आ गई। मैंने उसे पानी का गिलास दिया, तब भी उसकी खांसी नहीं रुकी। थोड़ी देर बाद रिलैक्स हुआ तो बोला, क्या यार, तुम भी छोटी छोटी बातें भाभी को बताने बैठ जाते हो। भाभी को इंतजार का मजा लेने दो, इंतजार में ही तो मोहब्बत बढ़ती है। राजेश की बात सुनकर मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, अरे नहीं यार, हम दोनों के बीच मोहब्बत तो वैसे भी बहुत है,
सुनीता और मैं बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरी बात सुनकर राजेश के चेहरे की हंसी गायब हो गई। थोड़ी देर में राजेश नॉर्मल होकर फिर से खाना खाने लगा था। मैंने फोन निकाली और सुनीता का नंबर डायल किया। मैंने उसे फोन किया तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि सुनीता की रिंगटोन की आवाज मुझे किचन से आई हो, लेकिन फिर मैंने इसे अपना वहम समझा। दूसरी तरफ सुनीता फोन उठा चुकी थी। मैंने पूछा, हेलो सुनीता, कहाँ हो तुम? मेरी बात सुनकर सुनीता गुस्से से बोली, और कहाँ हो सकती हूँ, घर पर ही हूँ। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ और तुम अब फोन कर रहे हो? मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपने दोस्त राजेश के घर आया हुआ हूँ। यही खाना खा लूंगा, तुम परेशान मत होना और खाना खाकर लेट जाना। सुनीता ने कहा, ठीक है, और फिर उसने फोन काट दिया। मैंने भी फोन जेब में रख लिया और खाना खाने लगा। खाने से फ्री होकर मैं घर वापस आ गया, लेकिन घर के अंदर जाने से पहले किसी ख्याल के तहत मैंने चौकीदार से पूछा, बाबा, क्या मेम साहब आज कहीं बाहर गई थी? चौकीदार बोला, हाँ साहब, गई थी, अभी 15 मिनट पहले ही वापस आई हैं। चौकीदार की बात सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि अभी 1 घंटा पहले ही तो मैंने सुनीता को फोन किया था और उसने कहा था कि मैं घर पर ही हूं। आखिर सुनीता मुझसे बातें क्यों छुपाने लगी थी? वह मुझसे छुपकर कहाँ जाती थी? मेरा दिमाग उलझ चुका था। इतने में मैं अंदर आया। सुनीता अंदर बेडरूम में बेड पर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही उसने गुस्से से मुंह फेर लिया। मैंने कहा, क्या बात है? सुनीता मुझसे नाराज हो? मेरी बात सुनकर कहने लगी, क्यों, क्या मुझे रूठने का भी हक नहीं? तुम रोज रोज बहाना करके अपने दोस्त के घर चले जाते हो। मैंने कहा, कैसी बातें करती हो सुनीता, इसमें बहाने वाली क्या बात है? मैं सचमुच अपने दोस्त के घर ही गया था। मेरी बात सुनकर सुनीता कहने लगी, मुझे तो यह बहाना ही लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त का बहाना करके तुम मुझे धोखा दे रहे हो। सुनीता की बात का मैंने कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और खामोशी से उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। फिर बोला, सुनीता, जो इंसान जैसा होता है उसे सामने वाला भी वैसा ही लगता है। जो दूसरों को धोखा देता है उससे लगता है कि सामने वाला भी उसे धोखा दे रहा है। मेरी बात सुनकर सुनीता एकदम से घबरा गई है। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। एकदम से मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने कहा, क्या यार सुनीता, तुम इतनी जल्दी डर गई? मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें मजाक भी समझ में नहीं आता? सुनीता बोली, नहीं, मैं डरी तो नहीं थी। उसके बोलने के अंदाज से लग रहा था कि वह अब भी डरी हुई है। वह बोली, मैं डरी नहीं थी, बस वैसे ही पूछ रही थी। एक तो आप बिना बताए घर से चले जाते हैं, ऊपर से जब मैं आपसे कुछ बोलती हूं तो आपको घुमा फिराकर बातें करते हैं। वह रूठेपन से बोली। मैंने सुनीता का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास करते हुए कहा, सुनीता, एक बात बताओ, अगर पति घर से बिना बाहर चला जाए तो यह कैसी हरकत है? सुनीता बोली, बहुत ही गलत हरकत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता तो विश्वास पर कायम होता है। अगर कोई बात है तो साथ मिलकर बैठकर बात को समझाना चाहिए, ना कि एक दूसरे को धोखा देना चाहिए। मैंने दोबारा सुनीता से पूछा, यह कानून सिर्फ पति पर लागू होता है या फिर पत्नी पर भी? मेरी बात सुनकर सुनीता झुंझला गई और हाथ छुड़ाकर बाहर चली गई। कहने लगी, पता नहीं कि घर से ऐसी क्या चीज खाकर आते हैं कि उनकी अजीब अजीब सी बातें शुरू हो जाती हैं, और यह अजीब अजीब सी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। सुनीता के जाने के बाद मैं सोचने लगा, आखिर सुनीता यह सब क्यों कर रही है? जब मैंने राजेश के घर से उसे फोन किया था तो वह आराम से मुझे बता भी तो सकती थी कि वह अपनी सहेली के घर गई है। यह जाने से पहले एक मैसेज भी कर सकती थी। मैं उसे जाने से मना करता। क्या मैं सुनीता से घुमा घुमाकर बात इसलिए कर रहा था? मैं सोच रहा था कि हो सकता है इस तरह परेशान होकर सुनीता मुझे कुछ सच्चाई बता दे, लेकिन वह तो उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगाकर बाहर चली गई। मैं सोचने लगा, इसका मतलब है कि सुनीता मुझे बताना नहीं चाहती कि वह कहाँ जाती है। मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे कि कहीं सुनीता किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। अपनी बीवी की हिफाजत करना मेरा फर्ज था। सुनीता कहाँ जाती है, इस बात का पता मुझे लगाना ही पड़ेगा। यह सोकर मैंने एक फैसला कर लिया और उस काम के लिए मुझे चौकीदार की मदद की जरूरत थी।
सुबह ऑफिस जाते वक्त मैंने चौकीदार को इशारा करके घर से बाहर बुला लिया। फिर मैंने उससे पूछा, बाबा मेम साहब कब घर से बाहर निकलती हैं? तो चौकीदार बोला कि साहब आपके ऑफिस आने से थोड़ी देर पहले ही निकलती हैं, और भगवान की करनी कुछ ऐसी होती है कि आप भी उस दिन घर लेट वापस आते हैं और आपके आने से कुछ देर पहले ही मेम साहब घर पहुंच जाती हैं। चौकीदार का शुक्रिया करके मैं गाड़ी में बैठ गया और ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में मैं सोच रहा था कि चौकीदार की बातों से तो यही लगता है कि सुनीता को पहले ही पता हो जाता था कि आज मैं राजेश के घर जाने वाला हूं। अब सोचने वाली बात यह थी कि जब मैं सुनीता को नहीं बताता कि मैं राजेश के घर जा रहा हूं, तो मुझसे पहले ही सुनीता को कौन बताता था? मेरी रूटीन की खबर सुनीता को कौन देता था? वैसे तो मुझे सुनीता पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब मेरा विश्वास थोड़ा थोड़ा सुनीता पर से उठने लगा था। दिमाग कहता कि सुनीता मेरे साथ धोखा कर रही है, लेकिन दिल इस बात को मानने से इनकार करता। दिल कहता कि सुनीता कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं ऑफिस में इन्हीं ख्यालों में गुम रहता, परेशान सा काम में लगा रहता। कोई काम ढंग से नहीं कर पाता। मेरी परेशानी को राजेश ने भा लिया था। एक दिन वह मुझसे पूछने लगा, क्या बात है अमित, तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। सब खैरियत तो है? अंकल की तबीयत तो ठीक रहती है ना? अब मैं उसे क्या बताता कि मैं अपनी पत्नी की वजह से परेशान हूं। वह मुझे बिना बताए घर से कहीं चली जाती है। मैं उसी फिक्र में घुलता रहता हूं। मैं बोला, हाँ यार, पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उनका बीपी नॉर्मल नहीं रहता। राजेश बोला, अंकल अपने खाने पीने का परहेज तो करते हैं ना? मैंने बोला, हाँ परहेज तो करते हैं। मैंने अपने छोटे भाई को फोन करके बोल दिया है कि पापा का ध्यान रखें। वह बता रहा था कि वह हर वक्त साए की तरह उनके साथ रहता है। वह खाने पीने का पूरा परहेज करते हैं। वैसे ये पापा वाली बात थोड़ी सच में थी। मैं पापा की वजह से भी परेशान था, तो यही वजह मैंने राजेश को भी बता दी। मेरी बात सुनकर राजेश बोला, चलो भगवान अच्छा ही करेंगे, अंकल जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। चलो ऐसा करते हैं, मार्केट चलते हैं। आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है तो उसके लिए तोहफा लेना है। तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। लेकिन मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने राजेश को मना कर दिया। लेकिन वह मुझसे मिन्नतें करने लगा, अपनी दोस्ती की कसमें देने लगा। मैं झुंझला गया। कहा, क्या यार, तुम बच्चों जैसी हरकतें करते हो, बच्चों जैसी जिद करने लगते हो। कम से कम सामने वाली की मजबूरी को तो समझना चाहिए, और तुम हो कि समझना ही नहीं चाहते। मेरा इतना सुनाने पर भी वह नाराज नहीं हुआ। हंसते हुए कहने लगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट लेने तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, क्योंकि गिफ्ट लेने का मुझे कोई तजुर्बा नहीं है। मना करते हुए भी मैं मजबूरी में राजेश के साथ चल पड़ा। सच कहूं, मुझे उस पर उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह किसी की मजबूरी को समझता ही नहीं है, हमेशा जोक की तरह चिपक जाता है। मैं उस दिन को कोसने लगा जब मैंने राजेश के साथ दोस्ती की थी। अजीब इंसान था। किसी की दुख तकलीफ से उसे कोई मतलब ही नहीं था। वह चाहता था कि बस उसकी ही हंसी हंसी जाए। ऐसी बात नहीं थी कि ऑफिस में सिर्फ मेरे ही साथ उसकी दोस्ती थी, औरों के साथ भी उसकी दोस्ती थी। लेकिन हमेशा कहीं भी जाना होता, वह मुझे ही घसीट कर ले जाता। मैं मन मारकर उसके साथ मार्केट आ गया। बहुत देर इधर उधर घूमने के बाद भी उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। सामने ही एक ज्वेलर्स की शॉप थी। हम उस शॉप के अंदर चले गए। राजेश कहने लगा, मैं तुम्हारी भाभी को पायल गिफ्ट करना चाहता हूं, तो मेरी मदद करो। ना कि कौन सा डिजाइन पसंद करूं, मैं उससे छुटकारा पाना चाहता था, इसीलिए मैं उसकी मदद करने लगा। थोड़ी देर में मेरी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत सी पायल पर पड़ी। बहुत ही अच्छा यूनिक डिज़ाइन था। मेरे मन को भा गया। मैंने कहा, ये वाली पायल ले लो, भाभी को बहुत पसंद आएगी। राजेश ने पायल देखी और बोला, हाँ यार, पायल तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। फिर उसने वह पायल गिफ्ट पैक करा लिया। हम घर वापस आ गए। आज सुनीता मुझे घर पर ही मिली। वह मुझे देखकर खुश हो गई। मुझे देखते ही उसने मुझे पानी का गिलास दिया। पानी पीकर मैं सोफे पर बैठ गया। वह भी मेरे पास आकर सोफे पर बैठ गई और मुझसे बातें करने लगी। लेकिन मैं इतना ज्यादा परेशान था कि मैं खुश होना भी भूल गया था। मैं उसकी बातों का बस हूं, हाँ में जवाब दे रहा था। थोड़ी देर बाद इधर उधर की बातें करने के बाद सुनीता बोली, अमित,
राजेश के साथ तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई और कब हुई? सुनीता की बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने ध्यान दिया कि सुनीता आज कल राजेश की बातें कुछ ज्यादा ही करने लगी थी। बात तो कहीं की भी हो, वह घुमा फिराक राजेश को बीच में ले आती थी और उसी की बातें करने लगती थी। मुझे थोड़ा अजीब तो लगता था कि राजेश में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाती है। उसने पूछा तो मैंने उसे बताना शुरू किया कि शादी के 1.5 साल बाद ही मेरी और राजेश की दोस्ती हो गई थी। ऑफिस में कई और भी उसके दोस्त हैं, लेकिन जब से उसकी दोस्ती मेरे साथ हुई है उसने सबको पीछे छोड़ दिया है। वह हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। कहीं भी जाना हो मुझे ही घसीट कर साथ ले जाता है, मेरे साथ जोक की तरह चिपका रहता है, मुझे अपने घर दावत पर बुलाता है। हालांकि उसकी बीवी मुझसे पर्दा करती है तो मुझे उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह जबरदस्ती मुझे अपने घर ले जाता है। अजीब इंसान है, मैं तो उसकी दोस्ती से तंग आ गया हूं। मेरी बात सुनकर सुनीता बोली, किसी की मोहब्बत का यूं मजाक नहीं उड़ाते। पाक और सच्ची मोहब्बत तो भगवान की कृपा से मिलती है। फिर अचानक सुनीता ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, अमित एक बात पूछूं, अगर राजेश तुम्हें धोखा दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम राजेश को कभी माफ कर पाओगे? सुनीता की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा, कैसा धोखा? बिजनेस के मामले में या फिर निजी मामले में? सुनीता बोली, निजी मामले में। मैंने कहा, निजी मामले से क्या मतलब है? मैंने सुनीता का चेहरा देखा। सुनीता फिर बोली, निजी मामले से मतलब कोई चीज जो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यारी हो वह राजेश ले जाए, तुम्हारे हक पर डाका डाले, तो तुम्हें कैसा लगेगा? सुनीता की बात सुनकर मेरे सर में हथौड़े पड़ने लगे, मेरा सर चकराने लगा। सुनीता और राजेश के कई सारे पहेली थे जो आपस में मिल रहे थे। मैंने सुनीता से कहा, सुनीता जो मेरी प्यारी चीज होगी, अगर वह मुझसे प्यार करती होगी तो कभी भी मुझे छोड़कर राजेश के पास नहीं जाएगी। मेरी बात सुनकर सुनीता बोली, नहीं अमित, फिर भी मुझे बताओ, अगर तुम्हारी कोई प्यारी चीज है वह राजेश के पास चले जाए तो तुम क्या करोगे? राजेश के साथ दोस्ती तोड़ दोगे या फिर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे? मिस सुनीता की बात सुनकर चकरा गया। मैंने सुनीता को डांटते हुए कहा कि क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गई हूं। मेरी बातें सुनकर सुनीता थोड़ी उदास हो गई थी, लेकिन मेरी बातें सुनकर और मेरे तेवर देखकर वह किचन में चली गई। सुनीता के जाने के बाद सोच विचार में गुम हो गया। मैं चाहता था कि यह सारा मामला खुलकर सामने आ जाए। मैं सारे राज को जानने के लिए बेचैन होने लगा। राज से पर्दा उठाकर ही रहूंगा, अपने मन ही मन में मैं सोचने लगा। और अगर पर्दा उठाने के लिए मुझे सुनीता पर शक्ति करना पड़े तो उसे करने से भी मैं बाज नहीं आऊंगा। लेकिन कुदरत ने यह मौका मुझे अगले दिन ही दे दिया। अगले दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो सुनीता वहीं पायल पहने घर में घूम रही थी, जो पायल उस दिन राजेश मेरे साथ मार्केट से लेकर आया था। सुनीता के पैरों में वह पायल देखकर मैं चकरा गया। खुद को नॉर्मल करते हुए मैंने सुनीता से पूछा, सुनीता, ये पायल तो तुम्हारे पैरों में बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से खरीदी? मैंने बहुत ही चालाकी से पूछा था, जिससे कि उसे शक न हो। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा दी और कहने लगी, जब तुम ऑफिस चले जाते हो तो मैं अपनी उसी दोस्त के घर जाती हूँ जिसके बारे में मैंने उस दिन तुम्हें बताया था। ये पायल मेरी उसी दोस्त ने गिफ्ट की है। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और अपने प्लान के बारे में सोचने लगा कि अब आगे मुझे क्या करना है। अगले दिन मैं ऑफिस गया तो मैंने राजेश से कहा, राजेश, मैं तुम्हारे घर खाने पर आऊंगा। राजेश खुश हो गया और उसने अपनी बीवी को फोन कर दिया कि कुछ अच्छा बना कर रखें। छुट्टी होने से आधा घंटा पहले मैं राजेश से छुपकर राजेश के घर की तरफ चल दिया। राजेश के घर पर पहुंचकर मैंने अचानक से दरवाजा खोल दिया और सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि सामने ही सोफे पर मेरी पत्नी सुनीता बैठी हुई थी। सुनीता मुझे देखकर थरथर कांपने लगी और मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैं चीखते हुए बोला, सुनीता, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मेरे गुस्से से सुनीता थर थर कांप रही थी। वह रोते हुए मेरे पैरों में बैठ गई और रोते हुए कहने लगी, अमित, पहले एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैं ना चाहते हुए भी सुनीता की बात सुनने के लिए वहीं सोफे पर बैठ गया। सुनीता रोते हुए कह रही थी, अमित, तुम्हें तो पता है कि मेरी एक और बहन भी थी, उसका नाम सुमन था। सुनीता तुमसे बहुत प्यार करती थी
और ये बात उसने अपनी बहन सुमन को भी बताई हुई थी। लेकिन पता नहीं क्यों सुमन को कुछ दिनों से यह एहसास होने लगा था कि सुनीता अब कुछ बातें उसे छुपाने लगी है। सुम ने उससे पूछा भी, लेकिन उसने टाल दिया। फिर एक दिन तुम्हारी और सुनीता की मंगनी तय हो गई। मंगनी के दिन भी सुनीता खुश नहीं थी। सुमन ने उसे लाख पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। फिर शादी का दिन भी आ गया। शादी के दिन भी सुनीता चुप चुप सी थी। और फिर वही हुआ जो नहीं होना था। सुनीता घर छोड़कर भाग गई। वह अपने पीछे एक खत छोड़ गई थी, जिसमें लिखा था कि वह किसी और लड़के से प्यार करती है और उसी के साथ जा रही है, उसी के साथ शादी करेगी। मेरे माँ बाप सुमन के पास गए और कहने लगे, सुमन, अब तुम ही हमारी इज्जत बचा सकती हो। तुम सुनीता बनकर मंडप में बैठ जाओ और अमित के साथ शादी कर लो। और इस तरह अपने माँ बाप की इज्जत को बचाने के लिए मुझे, यानी कि सुमन को, सुनीता बनकर तुमसे शादी करनी पड़ी। मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी और उनकी इज्जत को उछलता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए मुझे सुमन से सुनीता बनना पड़ा। बाद में मेरे माँ बाप ने सबको यह कह दिया कि सुमन की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई है। मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे मार दिया गया, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। अमित, जिसे तुम अपनी सुनीता समझते हो, वह तुम्हारी सुनीता नहीं बल्कि वह सुमन है। तुम्हारी सुनीता तो शादी वाले दिन ही तुम्हें छोड़कर भाग गई थी। तब से मैं ही तुम्हारे साथ सुनीता बनकर रह रही हूं। उस दिन जब राजेश हमारे घर दावत पर आया था तो मैं से नहीं पहचान पाई थी, लेकिन मेरी और सुनीता की शक्ल एक जैसी थी, इसलिए राजेश मुझे पहचान गया था, क्योंकि सुनीता ने राजेश से ही शादी की थी। उसने घर जाकर सुनीता को मेरे बारे में बताया। फिर सुनीता ने मुझे कॉल की थी। सुनीता और मैं एक दूसरे से रातें में आ चुके थे। हम दोनों बहनें आपस में बातें कर लेते थे, इसीलिए राजेश तुम्हें जबरदस्ती खाने पर ले जाता था, जिससे कि हम दोनों बहनें आपस में मिल सके। तुम लोग बाहर खाना खा रहे होते थे। तब तक मैं और सुनीता कमरे में बैठी आपस में बातें करते थे। तुम्हारे जाने से पहले ही मैं भी निकल लेती थी और तब तक घर पहुंच जाती थी। मैं आपके ऑफिस के टाइम पर कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि अगर आप मेरे पीछे से घर आ जाते तो आप मुझ पर शक करते, और फिर मैं आपको क्या जवाब देती जब आपको राजेश के घर जाना होता था। तभी सुनीता मुझे कॉल करती थी और मुझे अपने घर बुला लेती थी। फिर मैं सुनीता के घर चली जाती थी। उधर राजेश आपको घर ले आता। आप राजेश से बातों में लगे रहते और मुझे अपनी बहन से मिलना हो जाता था। इतनी ही देर में सुनीता भी एक कमरे से निकलकर आ गई। वह रोती हुई मेरे सामने बैठ गई और कहने लगी, प्लीज अमित, मुझे माफ कर दो। मुझे राजेश से मोहब्बत हो गई थी, इसलिए मैं उस दिन घर से भाग गई थी और तुम्हारे साथ शादी नहीं की थी। अगर मैं राजेश से मोहब्बत करते हुए भी तुम्हारे साथ शादी कर लेती, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा होता। मत तो राजेश से करती और शादी तुम्हारे साथ करती, यह मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं था, इसलिए मैं उस दिन घर से भाग गई। सुमन के रूप में तुम्हें बहुत ही अच्छी पत्नी मिली है, प्लीज मेरे किए की सजा उसे मत देना। मैंने सुमन का हाथ पकड़ा और उसे घर ले आया। मैंने सुनीता से और राजेश से बातचीत करना बंद कर दिया है। मैं उन लोगों से नाराज हूं। उन लोगों ने मुझे धोखे में रखा। मैं सुमन से नाराज नहीं हूं, क्योंकि उसके साथ तो वैसे भी गलत हुआ था। सुमन मुझे हर वक्त समझाती कि सुनीता को और राजेश को माफ कर दो और उनसे सुलह कर लो, लेकिन मैंने अब तक उस सुनीता को और राजेश को माफ नहीं किया है और ना ही उसे कोई बातचीत की है। सुनीता मुझे रोज कॉल करती है और राजेश भी मुझे रोज कॉल करता है। ऑफिस में भी मुलाकात होती है तो मैं उससे बचकर निकल जाता हूं। अब आप लोग ही बताइए, क्या मुझे सुनीता और राजेश को माफ कर देना